खास अंचल। बहुत नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे दमदार बुलेटिन राष्ट्रवाद। मैं हूं आपके साथ हिंदुस्तान की बेटी माधुरी कराल। उत्तर प्रदेश का युद्ध दिलचस्प होता जा रहा है जैसे जैसे नजदीक आ रहा है। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के शासनकाल को महामाफिया राज घोषित कर दिया। दरअसल सोमवार को अपनी ही वर्चुअल रैली से प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2012 से 2017 के बीच की समाजवादी सरकार को दंगाइयों और गुंडों की सरकार कहा था। अखिलेश ने पीएम मोदी के इस वार पर पलटवार करते हुए योगी के शासनकाल को माफिया राज नहीं, महामाफिया राज कह दिया। मैं हिंदुस्तान की बेटी ये देखकर हैरान हूं कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों एक दूसरे को माफिया, गुंडा, अपराधी करा दे रहे हैं। सवाल ये कि कौन सच और कौन झूठा। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी में जो जितना बड़ा उतना ही बड़ा झूठा। लेकिन पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि जब पश्चिमी यूपी दंगों की आग में जल रहा था उस वक्त लाल टोपी वाली सरकार सैफई में उत्सव मना रही थी। साफ है कि खुद को पाक साफ और दूसरे को माफिया अपराधी घोषित करने की जबरदस्त होड़ मची हुई है उत्तर प्रदेश में। लेकिन हिंदुस्तान की बेटी का यह फर्ज है कि आपको मैं सच्चाई बताऊं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। 5 साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे। एक होड़ लगी है ऐसे लोगों को प्रत्याशी देने की जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा 99 ठीक नहीं लग रहा है। 100 से ऊपर जाओगे तो सबकी जानकारी में आ जाएगी कि तुमने कितने आपराधिक मुकदमे वालों को टिकट दी है। लाल टोपी साम्राज्य पर भारी भगवा राज, भारी पड़ेगी वर्दी या शुरू होगी गुंडागर्दी। जो माफिया और गुंडे खुद को कानून से भी बड़ा मानते थे, यूपी की भाजपा सरकार ने उन्हें कानून का मतलब समझा दिया है। लाल टोपी हारी, फिर भगवा राज की बारी। महामाफिया आएगा, बुलडोजर से टकराएगा। वो मुख्यमंत्री पे खुद आपराधिक मुकदमे रहे हैं, जो खुद सरकार में बैठ करके अपने मुकदमे वापस ले रहे हैं। डिप्टी सीएम के मुकदमे वाले वो कानून व्यवस्था की क्या बात करेंगे। माफियागिरी, गुंडाई, अपराध, जबरन वसूली, जमीन पर कब्जा जैसे मुद्दे को लेकर यूपी में सियासी पेच फंस गया है। पेच इसलिए फंस गया है कि बीजेपी अखिलेश के 5 साल के शासनकाल को माफिया राज बता रही है। लेकिन दिलचस्प ये है कि अखिलेश भी इस अखाड़े में कूद पड़े हैं। अब सवाल ये है कि माफियागिरी और गुंडागर्दी के अखाड़े में भगवा बाबा और लाल टोपी सुल्तान में कौन भारी पड़ेगा। अखिलेश यादव ने अखाड़े में उतरकर एक ताजा दांव चला है, माफिया राज वाला दांव। अखिलेश ने ट्वीट कर योगी सरकार पर जो हमला बोला है, पहले आप उसे देख लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि अखिलेश का ये दांव बीजेपी की किस चाल के जवाब में आया है। अखिलेश ने लिखा है, बाबा सरकार में माफिया राज है। लखीमपुर में किसानों की हत्या, हाथरस की बेटी के साथ हुई अमानवीयता, गोरखपुर हत्याकांड, इनामी अपराधी का खेलना सरेआम, फरार पुलिस कप्तान और अन्य जघन्य कांड जनता भूल नहीं सकती। झूठ बोलने की भी एक हद होती है। भाजपा में जो जितना बड़ा उतना बड़ा उसका झूठ। एक ही ट्वीट में अखिलेश यादव ने सारी भड़ास निकाल ली है। लेकिन आपके जेहन में सवाल होगा कि अखिलेश के दिलो दिमाग में इतनी भड़ास भरी किसने। दरअसल पीएम मोदी ने सोमवार को एक वर्चुअल रैली की और इस रैली में मोदी ने अखिलेश पर ट्रिपल अटैक किया। मोदी का ट्रिपल अटैक खुद मोदी की जुबानी जान लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मुलायम पुत्र अखिलेश क्यों इतने तिलमिलाए हुए हैं। 5 साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे। उन्हीं का कहा ही शासन का आदेश था। 5 साल पहले गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ों के घर
जमीन, दुकान पर अवैध कब्जा, ये समाजवाद का प्रतीक था। लोगों के पलायन की आए दिन खबर आती थी। अपहरण, फिरौती, रंगदारी ने मध्यम वर्ग को, व्यापारियों को तबाह करके रख दिया था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अखिलेश भैया ने क्यों इतना धमाकेदार ट्वीट दागा है। पीएम मोदी ने दबंग और दंगाई, अवैध कब्जा और हिंदुओं के पलायन के मुद्दों को कुरेद कर भैया जी की कमजोर नस कायदे से दबा दी। इसीलिए भैया जी ने लखीमपुर से लेकर गोरखपुर तक के मुद्दे को एक ही ट्वीट में निपटा दिया। पर मोदी ने ट्रिपल अटैक के साथ ही मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान आयोजित हुए सैफई महोत्सव का जिक्र कर लाल टोपी का धुआं और निकाल दिया। पश्चिमी यूपी के लोग कभी नहीं भूल सकते कि जब ये क्षेत्र दंगे की आग में जल रहा था तो पहले वाली सरकार उत्सव मना रही थी, उत्सव। ट्रिपल अटैक के बाद पीएम मोदी ने सियासी खिचड़ी में मुजफ्फरनगर दंगे और सैफई महोत्सव का तड़का डालकर अखिलेश का जायका और खराब कर दिया। और जायके की कड़वाहट को दूर करने के लिए अखिलेश ने भगवा बाबा की सरकार को महामाफिया राज की संज्ञा दे दी। जोश जरूरी है, लेकिन जोश के साथ होश का रहना इंतहाई जरूरी है। सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव माफिया के मुद्दे पर योगी सरकार को घेर सकते हैं? क्या अखिलेश यादव गुंडागर्दी के मुद्दे पर योगी पर निशाना साध सकते हैं? क्या अखिलेश यादव वसूली और जमीन के कब्जे के मसले पर भगवा बाबा को चित कर सकते हैं? माफियागिरी, गुंडागर्दी, जबरन वसूली और दंगे को लेकर भगवा बाबा का दामन दागदार है या फिर लाल टोपी वाले भैया जी का, ये तो यूपी की जनता तय करेगी। बहरहाल भगवा बाबा अपनी सफाई में कुछ दलीलें जरूर दे रहे हैं। भगवा बाबा इन 4 तस्वीरों के जरिए माफियाओं और गुंडों की नकेल कसने का दावा जरूर कर रहे हैं। पहली तस्वीर में व्हील चेयर पर बेबस बैठे मुख्तार अंसारी हैं, जिनका पूर्वांचल में कभी जबरदस्त टेरर था। भगवा बाबा मुख्तार को पंजाब की रोपड़ जेल से खींच कर ले आए और यूपी की बांदा सेंट्रल जेल में डाल दिया। दूसरी तस्वीर इलाहाबाद के पुराने डॉन अतीक अहमद की है। अतीक फिलहाल अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद हैं। तीसरी तस्वीर आजम खान की है। ये वही आजम खान है जिनकी यूपी में कभी तूती बोलती थी। इनके डर से नौकरशाह कांपा करते थे। आज यही आजम खान रहम की भीख मांग रहे हैं। चौथी तस्वीर बाबा के बुलडोजर की है, जो पिछले 5 साल से माफियाओं और गुंडों की अवैध संपत्ति को रौंद रही है। भगवा बाबा इन्हीं तस्वीरों के जरिए अखिलेश के दांव की साइकिल पंक्चर करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कहने की जरूरत नहीं कि अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी तक माफियागिरी के सबसे बड़े चेहरे रहे हैं और ये लोग अब पनाह मांग रहे हैं। लाल टोपी वाले भैया जी को इस पर कोई जवाब नहीं सूझ रहा तो सीधे योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ही माफिया करार दे रहे हैं। वो मुख्यमंत्री पे खुद आपराधिक मुकदमे रहे हैं, जो खुद सरकार में बैठ करके अपने मुकदमे वापस ले रहे हैं। डिप्टी सीएम के मुकदमे वाले वो कानून व्यवस्था की क्या बात करेंगे? 5 वर्ष में कोई दंगा हुआ, लेकिन दंगाइयों के ऊपर बुलडोजर चलते हुए देखा होगा ना। साफ है कि माफिया राज का दांव चलकर टीपू भैया ने भगवा खेमे की बिन मांगी मुराद पूरी कर दी है, क्योंकि माफियागिरी की ही पिच पर बीजेपी अखिलेश यादव को पटकनी देना चाहती है। बहरहाल माफियागिरी को लेकर पेच तो फंसी गया है और इस पेच को सुलझाने का काम यूपी की जनता करेगी। यूपी की जनता ही ये तय करेगी कि भगवा बाबा असल माफिया हैं या फिर लाल टोपी वाले भैया जी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई में विरोधी को धूल चटाने के लिए शब्दों को हथियार बनाया जा रहा है। मेरठ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाल टोपी का जब मतलब समझाया तो समाजवादी खेमा लाल पीला हो उठा। मैं हिंदुस्तान की बेटी राष्ट्रवाद में आज बताती हूं कि समाजवादी लाल सेना आखिर क्यों योगी के लाल कार्ड से गुस्से में लाल पीला हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 लड़कों की जोड़ी पर एक के बाद एक कई शब्द बेदी भांड दागे। उन्होंने
लड़कियों की सुरक्षा से लेकर नौकरियों में भ्रष्टाचार तक के मुद्दे उठाए और विपक्ष को घेरा। योगी ने सवाल पूछा कि 2017 से पहले कांवड़ यात्रा पर रोक क्यों लगाई जाती थी, पश्चिमी यूपी में बार बार दंगे क्यों होते थे। मैं हिंदुस्तान की बेटी आज राष्ट्रवाद में आपको बताती हूं कि क्या पश्चिमी यूपी में सुरक्षा व्यवस्था का सवाल सियासी हलचल पैदा कर रहा है, क्या दंगे वाला डर अब भी चुनाव में असर रखता है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बुलडोजर दमदार, दंगाई साफ। दंगाइयों का मुंहतोड़ जवाब वही देगा जिसका दम होगा ना। हिस्ट्री शीटर पर हंटर, सोतीगंज मॉडल खल्लास। ये सोतीगंज बाजार में गाड़ियों के साथ होने वाले खेल का भी अब द एंड हो रहा है। बाबा का बबुआ पर पलटवार, लाल टोपी मतलब गुंडाराज। इस लाल टोपी का मतलब दंगा, इस लाल टोपी का मतलब हिस्ट्री सीटर। यूपी के युद्ध में दंगों का जिन्न लाल टोपी का पीछा नहीं छोड़ रहा। मेरठ की सिवाल खास विधानसभा सीट पर बीजेपी कैंडिडेट मनिंदर पाल सिंह का प्रचार करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने समाजवादियों के सिर पर लगी लाल टोपी को गुंडई का प्रतीक बताते हुए जाटलैंड में अखिलेश सरकार में हुए दंगों की याद दिलाई। 2017 के पहले हर तीसरे दिन एक दंगा होता था और दंगाइयों का मुंहतोड़ जवाब वही देगा जिसमें दम होगा ना। ये लाल टोपी जरूर है, लेकिन लाल रंग क्रांति का है, लाल रंग इमोशन का है। मेरठ की सिवाल खास सीट जाटों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न रही है। इसे चौधरी चरण सिंह की कर्मस्थली भी माना जाता है। सिवाल खास में इस बार दो लड़कों की जोड़ी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहां से गठबंधन ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है। कहने को सिवाल खास सीट गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल के खाते में है, लेकिन टिकट पाने वाले गुलाम मोहम्मद समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जिन्हें जाट पचा नहीं पा रहे। हम ऐलानिया कहते हैं, चेताना चाहते हैं गठबंधन के बड़े नेताओं को कि अगर जाट जैसी स्वाभिमानी कौम का अपमान होगा तो जाट इसको परोक्ष और परोक्ष रूप से आपको खामियाजा जाटलैंड में उठाना पड़ेगा। पश्चिमी यूपी हिंदुस्तान का वो इलाका है जहां 2017 से पहले सूरज निकलने के बाद लड़कियां घर से बाहर कदम रखने में भी डरती थी, क्योंकि दंगाइयों जिहादियों के हौसले बढ़े हुए थे और सरकारी मशीनरी उन पर कंट्रोल करने में नाकाम थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार में इसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और समाजवादी गठबंधन पर यह कहकर प्रहार कर रहे हैं कि लाल टोपी मतलब खतरा, दंगा और गुंडा। इस लाल टोपी का मतलब दंगा, इस लाल टोपी का मतलब हिस्ट्री सीटर। अखिलेश यादव इन सवालों के जवाब देने में असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी लिस्ट में नाहिद हसन से लेकर आदिल चौधरी जैसे दागी शामिल हैं, जो हिंदुओं को डराने धमकाने से अब भी बाज नहीं आ रहे हैं। सरकार बन रही है, इंशाल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। अब सवाल उठता है कि लाल टोपी मतलब खतरा वाले सवाल का जवाब क्या अखिलेश के हाथ में रहने वाली लाल पोटली दे सकती है? लाल पोटली के जरिए अखिलेश और जयंत चौधरी उसी तरह से जाटों और मुसलमानों को किसान एकता के नाम पर एकजुट करने की कोशिश में हैं, जैसे चौधरी चरण सिंह और बाबा टिकैत करते थे। लेकिन दंगों के दाग यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे। ये हमारा अन्य संकल्प है। लाल पोटली लेकर के जा रहे हैं हम संकल्प ले रहे हैं। अरे तुम्हें संकल्प तो तुम ले ही नहीं सकते, तुम तो सो रहे थे जब दंगों में यहाँ के लोग मारे जा रहे थे।
यूपी के युद्ध में बाबा का बुलडोजर विरोधियों का धुआं उड़ा रहा है। बबुआ और जयंत चौधरी नौकरियों और रोजगार का सवाल उठाकर योगी सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं और रोजगार की तलाश में भटकते युवाओं के गुस्से को वोट में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाबा ये सवाल उठाकर अखिलेश यादव की बोलती बंद कर दे रहे हैं कि 2017 से पहले नौकरियों के नाम पर वसूली होती थी। पहले हमारे युवाओं के लिए नौकरी निकलती थी और ये डबल जोड़ी की जो आई है ना, 2 लड़कों की जोड़ी, इनमें से एक जोड़ीदार अपने चाचा के साथ वसूली में निकल पड़ते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने का सवाल उठाते हुए समाजवादी सरकार को हिंदू विरोधी और जिन्नावादी करार दिया। पहली सरकारें रोक लगाती थी। भाइयों बहनों, कैसी सरकार चाहिए? कांवड़ यात्रा प्रारंभ करने वाली सरकार चाहिए या कांवड़ यात्रा रोकने वाली? प्रधानमंत्री मोदी भी समाजवादी लाल सेना को यूपी के लिए रेड अलर्ट बता अखिलेश पर जोरदार हमला कर चुके हैं। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। जो कोई भी देख रहा होगा लाल और पीले को, तो हो रहा होगा लाल और पीला। पश्चिम में भगवा आंधी पैदा करने के बाद अब योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल का रुख करेंगे, जहां पियरका चाचा और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर अखिलेश यादव भगवा किला ढहाने की तैयारी में हैं। लेकिन बाबा ने पूर्वांचल में ताल ठोककर वहां लाल टोपी के लिए घुसना ही मुश्किल बना दिया है। सीएम योगी 4 फरवरी को गोरखपुर शहर सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। पश्चिम में जहां बीजेपी के पास सुरक्षा का सबसे मजबूत चक्र है, वहीं पूरब में उनके पास काशी विश्वनाथ और विकास का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। जबकि अखिलेश यादव के पास 20% मुस्लिम वोट बैंक का सहारा और जात पात पर टिका उनका सियासी गठबंधन है, जिसमें ऐसे नेता शामिल हैं जो मौका मिलते ही दूसरे दल का हाथ थाम लेते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी से बीजेपी होते हुए समाजवादी पार्टी में आए हैं और अब योगी सरकार को उखाड़ फेंकने की कस्में खा रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने पडरौना में ही उन्हें पैदल करने की तैयारी कर ली है। वहां के कद्दावर नेता आरपीएन सिंह अब कांग्रेस से भगवा खेमे में आ चुके हैं। तो कुछ ऐसा ही हाल पियरका चाचा का है, जो पहले योगी सरकार में मंत्री थे, लेकिन जब मनमानी करने को नहीं मिली तो अलग हो गए। लाल टोपी वालों के बढ़ते जनाधार से बहुत परेशान हैं, व्याकुल हैं। भारतीय जनता बैकफुट पे आ गई है। साथ ही साथ लाल टोपी भारतीय जनता पार्टी और योगी जी के लिए केवल खतरे की घंटी ही नहीं है, ये भाजपा की विदाई का अलार्म भी है। मुख्यमंत्री को लेके आया हूं, 2022 का मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को बनाने के लिए लेके आया हूं। अब राम राज और बाबर राज की लड़ाई में फिलहाल भगवा सेना का दल भारी पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और फिलहाल इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक, राष्ट्रवाद में जल्द लौट रही हूं। ब्रेक के बाद बने रहिए मेरे साथ। अखिलेश यादव महामाफिया राज के नाम पर भगवा बाबा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि माफिया के तर्ज पर खेलना अखिलेश की चुनौती बढ़ाने वाला है, लेकिन अखिलेश की सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं हैदराबाद के भड़काए भाईजान। मैं हिंदुस्तान की बेटी, आपको ये बता दूं कि हैदराबादी भाईजान पूरे दमखम के साथ उत्तर प्रदेश के इस अखाड़े में जोर आजमाइश कर रहे हैं और उन्होंने 20% के वोटर्स के पुराने जख्मों को नए सिरे से खुरेदा की है। ओवैसी साफ तौर पर कहते हैं कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों का वोट लेकर सत्ता तो हासिल करती है, लेकिन उसके बाद मुसलमानों को दरी बिछाने के काम में लगा देती है। दिलचस्प तो यह है कि ओवैसी के इन डायरेक्ट हमलों पर टीपू ने गजब की चुप्पी साधी हुई है। दरअसल वो जानते हैं कि अगर ओवैसी ने खेला किया तो 20% हाथ से निकल जाएगा और अखिलेश के हाथ से अगर 20% निकल गया तो 20 सीट के भी लाले पड़ जाएंगे। मैं हिंदुस्तान की बेटी, आपको ये बता दूं कि ओवैसी के कैंपेन में भारी भीड़ भी उमड़ रही है। उनकी जनसभाओं में मुसलमानों को खासतौर पर उनका जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। ओवैसी को लेकर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का उत्साह अखिलेश के अरमानों पर ठंडा पानी डाल रहा है। मेरा हिस्सा मिलेगा, हालात बदलेंगे,
जब कौन बचाने आएगा तुमको? किसी की मां नहीं जनी मेरी जबान को रोक सके। उनकी हिम्मत नहीं, तुम्हारी वोट की अहमियत नहीं, तुम्हारे कोई मसाइल हल नहीं किया जाता। भाईजान का तूफान, सांसद में टीपू की जान। सत्ता सुख भोगे लाल टोपी के लाल, दरी बिछाए मुसलमान। समाजवादी पार्टी में जो मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के जिम्मेदार है, मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि आप क्या खैदी हैं उनके? आप क्यों रह रहे हैं जब इतनी बेइज्जती की जा रही है? बाबा बुलडोजर चलाएं, भाईजान 20% को आजमाएं। जो अल्पसंख्यक समाज ये समझ चुका है कि अब दरी नहीं बिछाएंगे, अब पतंग को जिताएंगे। यूपी की सत्ता में वापसी को बेकरार लाल टोपी वाले भैया जी की राह में बेशुमार रोड़े अटकाए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ के नए अवतार और अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर के निर्माण का डंका बजा रहे हैं। साथ ही श्री कृष्ण जन्मभूमि के पुनरुद्धार का नारा देकर सनातनियों को राम भक्तों पर गोली चलवाने वाली सरकार और कांवड़ियों पर फूल बरसाने वाली सरकार का फर्क समझा रहे हैं। दरअसल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन और अयोध्या में ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने के बाद यूपी में पहली बार चुनाव हो रहा है और भगवाधारी सीएम योगी आदित्यनाथ की पूरी कोशिश है कि इस मुद्दे को जितनी हो सके हवा दी जाए। उनकी सरकार के समय राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी। हमारी सरकार के समय भारत की आस्था का सम्मान करते हुए अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन होता है और राम मंदिर का निर्माण कार्य भी प्रारंभ होता है। साफ है कि जब जब अयोध्या की चर्चा होगी टीपू मुंह छिपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अखिलेश का असली सिरदर्द तो हैदराबादी भाईजान बन गए हैं। दरअसल हैदराबादी भाईजान जब सियासी लैला बनकर यूपी के अखाड़े में पहली बार उतरे थे तो ओम प्रकाश राजभर उनके सबसे दिलफेक मजनू बन गए थे। तब मजनू बने ओम प्रकाश राजभर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर हैदराबादी लैला को मुस्लिम सीएम का ख्वाब दिखा रहे थे। मुसलमान का बेटा क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकता, क्यों नहीं डिप्टी सीएम बन सकता? क्या कारण है? सिर्फ यही कारण है कि मुसलमान है। लैला को सपने दिखाकर मजनू ने सियासी फायदे के लिए मुंह मोड़ लिया। मौका देखकर राजभर ने लैला से घनी बेवफाई कर दी और लाल टोपी वाले भैया जी के साथ गठबंधन की गांठ बांध ली। अब इस बेवफाई से सियासी लैला भड़की हुई है और मजनू का खेल खराब करने में जुटी हुई है। राजभर से बदला लेंगे भाईजान, लैला का इंतकाम, गठबंधन का काम तमाम। दरअसल राजभर जब तक ओवैसी के साथ पींगे मार रहे थे मुसलमान की रट लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही प्यार की पतंग कटी जातिवाद की डोर पकड़ ली। अब भाईजान कह रहे हैं कि जितना भी जोर लगा लो 20% का हिसाब किताब तो गड़बड़ा कर ही दम लूंगा। उधर अखिलेश और उनकी सहयोगी पार्टियां 45% मुसलमानों के टिकट काटने का डंका बजा रही हैं और इधर ओवैसी इसी मुद्दे पर अखिलेश की लंका लगा रहे हैं। एक बात याद रखिए कि अखिलेश यादव के खुद सहयोगी पार्टी ने उन्होंने बयान दिया कि 45% हमने मुसलमान टिकट काट दिए। तो समाजवादी पार्टी में जो मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के जिम्मेदार है, मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि आप क्या खैदी हैं उनके? आप क्यों रह रहे हैं जब इतनी बेइज्जती की जा रही है? भाईजान जिस मुद्दे को छेड़ रहे हैं वो इतना नाजुक है कि कभी भी लाल टोपी के सत्ता वाले सपने को चकनाचूर कर सकता है। और भाईजान सिर्फ कह नहीं रहे हैं, उनकी सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ का उत्साह जमीनी हकीकत भी बयां कर रहा है। भीड़ के इसी उत्साह को देखकर भाईजान चकाचक कैंपेन कर रहे हैं और उम्मीदवारों की लिस्ट पर लिस्ट जारी कर रहे हैं। 31 जनवरी को ओवैसी ने अपनी 8वीं लिस्ट जारी कर दी। मजलिस की 8वीं लिस्ट में 4 उम्मीदवारों के नाम हैं। इससे पहले 28 जनवरी को ओवैसी ने 12 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी।
कुल 8 लिस्ट में ओवैसी 57 उम्मीदवारों को अखाड़े में उतार चुके हैं। ओवैसी कुल 100 उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुके हैं। कहने की जरूरत नहीं कि ओवैसी के उम्मीदवार अखिलेश का सिरदर्द बढ़ा रहे हैं। अब अखिलेश एंड कंपनी ओवैसी को लाख बी टीम कहें, लेकिन ओवैसी मुसलमानों के जिस जख्म को कुरेद रहे हैं उसका असर तो होगा ही। जो अल्पसंख्यक समाज ये समझ चुका है कि अब दरी नहीं बिछाएंगे, अब पतंग को जिताएंगे। ओवैसी मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने इस समाज को लीडर की जगह लोडर बना दिया है। ओवैसी कह रहे हैं कि लाल टोपी कैंप में मुसलमानों की बेइज्जती हो रही है, लिहाजा मुसलमानों को सब कुछ छोड़कर मजलिस का साथ देना चाहिए। एक चीज आपने गौर किया होगा कि भगवा बाबा जब भी हमला करते हैं अखिलेश तुरंत पूरे दमखम के साथ पलटवार करते हैं, लेकिन हैदराबादी भाईजान जब प्रहार करते हैं तो अखिलेश हार मानकर चुप्पी साध लेते हैं। इसकी वजह क्या है ये तो खुद अखिलेश ही बता सकते हैं, पर ये लग रहा है कि भाईजान का तूफान भैया जी के अरमानों के तंबू कनात उखाड़ सकता है। बाकी तो जनता है, जनार्दन भी वही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। करहल के कुरुक्षेत्र में कांग्रेस का वॉकओवर मिलने के बाद भी क्यों अखिलेश यादव बेचैन हैं, जिसे बबुआ सबसे सुरक्षित सीट मानकर चल रहे हैं? क्या उस सीट पर विरोधी उन्हें चित्त कर सकते हैं? मैं हिंदुस्तान की बेटी करहल के एक नए गणित को आपके सामने रखती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि बुआ के किस दाव में करहल में भगवा खेमा खुश है और बबुआ परेशान। उत्तर प्रदेश के युद्ध में 2 लड़कों यानी अखिलेश और जयंत की जोड़ी जाटलैंड में ताव दे रही थी कि उनका गठबंधन बीजेपी का सूरज अस्त कर देगा, लेकिन बुआ ने इस दाव से दोनों लड़कों के सामने हार का खतरा पैदा कर दिया। जाट मुसलमान का जो जोड़ गठबंधन ने बनवाया था, मायावती ने अपनी लिस्ट जारी करके उसका तोड़ पेश कर दिया। मैं हिंदुस्तान की बेटी राष्ट्रवाद में आज आपको बताती हूं कि जाटलैंड में भगवा सेना क्यों जीत का बिगुल बजाने की तैयारी में है, कैसे मायावती ने भगवा की राह आसान कर दी। बुआ ने चल दी चाल, बबुआ फतेहाल। बबुआ, बुआ और बघेल, करहल में होने वाला है खेल। जाटलैंड में हाथी की मस्तानी चाल, 40 सीटों पर साइकिल पंक्चर। करहल में प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव को वॉक ओवर दे दिया है। कांग्रेस ने फैसला किया है कि वो करहल में अखिलेश यादव और जसवंत नगर में शिवपाल यादव के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारेगी। कांग्रेस ने मुलायम के एहसान का बदला चुकाते हुए वॉक ओवर दिया है। समाजवादी पार्टी ने 2009 से अमेठी और रायबरेली के लोकसभा चुनाव में गांधी परिवार के उम्मीदवारों के खिलाफ कभी कैंडिडेट नहीं उतारा, लेकिन हाथ के साथ आने के बाद भी बबुआ की धड़कन बढ़ी हुई है, क्योंकि बुआ और बघेल अपनी सियासी चाल से बबुआ का खेल बिगाड़ने की तैयारी में हैं। और मुझे उम्मीद है इस चुनाव में जो नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, जो नकारात्मक सोच के उन्हें हराएंगे और उत्तर प्रदेश से हटाएगी भी जनता। मुलायम सिंह धरती पुत्र है, लेकिन बेटा ट्विटर पुत्र है। यह जात का चुनाव ही नहीं है, यहाँ विकास और विनाश का चुनाव हो रहा है। करहल में 2 दिन पहले अखिलेश यादव जीत का दम भर रहे थे, क्योंकि 38% यादव वोट बैंक के अलावा 17% पिछड़ों और 5% मुस्लिम वोट को अखिलेश अपनी झोली में मानकर चल रहे हैं। लेकिन यहाँ के 20% दलित वोट बैंक पर नजरें गड़ाते हुए मायावती ने करहल से दलित उम्मीदवार कुलदीप नारायण पर दांव खेला है। लेकिन बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारकर अखिलेश के ओबीसी गणित को गड़बड़ा दिया है, क्योंकि बघेल की इनके बीच अच्छी पैठ मुलायम सिंह यादव के जमाने से है। बघेल ने सियासत की एबीसीडी मुलायम सिंह यादव से सीखी थी। साइकिल की सवारी करने के बाद बघेल हाथी पर सवार हो गए और फिलहाल जय श्री राम का नारा बुलंद कर रहे हैं। लिहाजा बघेल यदुवंशी खानदान की हर कमजोर कड़ी को जानते हैं और पारिवारिक कलह के बीच यादव वोट बैंक में भी सेंध लगाने की कोबत रखते हैं। इसके अलावा गैर यादव ओबीसी और दलित वोट बैंक में भी सेंध लगाकर वो करहल में 2002 के बाद फिर भगवान लहरा सकते हैं। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की लोक कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाएं और संगठन के माध्यम से करहल में कमल खिलेगा।
करहल के बाद जाटलैंड में भी हाथी की तैयारी साइकिल को कुचलने की है। भगवा और हाथी के डबल अटैक से बचने के लिए अखिलेश यादव बुधवार से पश्चिमी यूपी में डेरा डालने वाले हैं। शामली, बागपत और गाजियाबाद में दोनों मिलकर प्रचार करेंगे। लोनी में दोनों एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लेकिन पहले ये समझते हैं कि जाटलैंड में कैसे हाथी ने साइकिल के साथ खेला कर दिया है। यहाँ मायावती ने चुन चुनकर ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जो सीधे समाजवादी गठबंधन में सेंधमारी कर सकें। जाट बाहुल्य सीटों पर जहां समाजवादी पार्टी ने जाट कैंडिडेट उतारे हैं, वहां मायावती ने भी जाट उम्मीदवार दिए हैं। और मुस्लिम बाहुल्य सीटों में जहां अखिलेश ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, वहां मायावती ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतार कर अखिलेश की हालत पतली कर दी है। इनमें पहले चरण की 23 सीटें ऐसी हैं जहां 2017 में रालोद और समाजवादी पार्टी के वोट मिलाकर बीजेपी के वोट से ज्यादा हैं। लेकिन मायावती की गणित से दो लड़कों का गणित गड़बड़ा गया है। इसके अलावा आगरा से सहारनपुर के बीच 40 सीटें ऐसी हैं जहां गठबंधन की जीत तय मानी जा रही थी। वहां भी मुस्लिम और जाट कैंडिडेट उतारकर बुआ ने बबुआ के साथ खेला कर दिया है। बुआ किसी चाल से बाबा के हौसले 7वें आसमान पर हैं। भगवा सेना 10 मार्च के बाद समाजवादी पार्टी को समाप्त पार्टी बताने पर तुली है। साइकिल खंड खंड हो चुकी है, सामने उसका रिजल्ट आना बाकी है जो 10 मार्च को आएगा, जिस दिन समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। तो भगवाधारी ताव दे रहे हैं कि 10 मार्च के बाद सफाई गुंडों की गर्मी उतार देंगे। लेकिन जयंत अब भी लड़ाई छोड़ने को तैयार नहीं है और गर्मी उतारने वालों की चर्बी उतारने की बात कर रहे हैं। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। पश्चिमी यूपी में मायावती के अलावा भड़काऊ भाईजान भी अखिलेश के एमओआई समीकरण को ध्वस्त करने में पीछे नहीं हैं। भाईजान मुसलमानों को भड़का रहे हैं और लाल टोपी वालों के खिलाफ वोट देने के लिए जगा रहे हैं। और ये समझ रहे हैं कि वो जैसा बोले उठेगा और बैठेगा और दरी बिछाएगा और जिंदाबाद और आपके लिए तारीफ के पुल बांधता रहेगा। अब बबुआ के सामने समस्या विकट है कि करहल का कुरुक्षेत्र जीतें या जाटलैंड में अपने कैंडिडेट को जिताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी के साथ राष्ट्रवाद में आज के लिए इतना ही। कल फिर से होगी मुलाकात तय वक्त पर, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए जी हिंदुस्तान। रोजाना रात 9 बजे मेरे साथ राष्ट्रवाद।